हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग योर एरोमेटिसिटी। हियर इज योर टॉपिक। ओके, एरोमेटिसिटी के रिगार्डिंग मैं आपको क्या आज पढ़ाने जा रही हूँ उसका थोड़ा लेआउट देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद कौन कौन सी थ्योरीज इससे रिलेटेड हैं, जिसमें से आप मेन 4 थ्योरीज पढ़ेंगे। जो फर्स्ट थ्योरी है उसका नेम है आपका सेक्सटेट थ्योरी। Next, we will talk about Kekule's theory. कैकुलेस की थ्योरी को रेजोनेंस थ्योरी भी बोला जाता है। रेजोनेंस थ्योरी के बाद जो आप नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और लास्ट में आप पढ़ेंगे हक्कल्स थ्योरी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। डेफिनेशन या फिर आप इसे कह सकते हैं व्हाट इज एरोमेटिसिटी। तो हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूजुअली डील करते हैं विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन बहुत सारी है, लेकिन मेन क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसे मैं क्लासिफाई कर सकती हूं एज एलिफेटिक और एरोमेटिक। राइट, एलिफेटिक, अब हम सभी को पता है कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होती है तो उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट्स जिनकी बात होती है वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और कुछ हद तक ऑक्सीजन भी। जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों हेटेरोएटम्स है, फिर भी मैं बोलूंगी कि काफी हद तक ऑक्सीजन आ जाता है बीच में। ठीक है, हम सबको पता है कि अगर हम एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो एलिफेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली स्ट्रेट चेन होते हैं। राइट, एलिफेटिक के अंदर हम दो कैटेगरीज बना देते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जब हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, स्ट्रेट चेन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो उसमें भी आते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस में आते हैं? अनसैचुरेटेड में। ठीक है, अब यही हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, अगर वो कॉन्जुगेशन में आना शुरू कर दे तो वो मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स एरोमेटिसिटी। तो अगर मुझे बड़ी सिंपल लैंग्वेज में किसी को एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताना हो तो मैं वो इन जनरल ये बोल दूंगी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो रिजेंबल करते हैं काफी हद तक बेंजीन को। क्योंकि स्टार्टिंग में ना इन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी को नहीं पता थे, तो बहुत इनिशियल में इसकी डेफिनेशन सिर्फ यही दी गई कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो वही कंपाउंड्स होते हैं जो काफी हद तक रिजेंबल करते हैं बेंजीन को। ठीक है, उसके केमिकल बिहेवियर में भी और प्रॉपर्टीज में भी। तो मुझे ऐसे लगता है अगर किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक डिफाइन करना हो तो यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को पढ़ लें तो इस चीज की डेफिनेशन हमें मिल जाएगी। तो वही चीज अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी कंपाउंड्स के जो उन्हें एरोमेटिक बनाता है। ठीक है, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे, दे हैव हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यूजुअली अनसैचुरेशन में या तो एक ही डबल बॉन्ड होगा या एक ही सिंगल बॉन्ड होगा। हाई मतलब किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, और बेंजीन में कंसेक्यूटिवली 3 होते हैं। यानी कि कंसेक्यूटिवली मतलब यानी कि एक एक छोड़ के इस तरह से। राइट, दूसरी चीज, अगर कोई भी कंपाउंड है और वो एरोमेटिक है, वो हमेशा कौन सी रिएक्शन शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जबकि जो नॉर्मल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं
वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि क्या ये एडिशन रिएक्शन शो करेंगे? एरोमेटिक? नो, एरोमेटिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि इसके अलावा और क्या है कि इसमें एक बहुत अच्छी चीज होती है, वो है स्टेबिलिटी। स्टार्टिंग में इस स्टेबिलिटी को अनयूजुअल स्टेबिलिटी माना जाता था। किसी भी चीज को अनयूजुअल हम तब बोलते हैं, कब बोलते हैं? तब बोलते हैं कि जब एक्सपेक्टेड ना हो लेकिन वो चीज वहां पे हो। दैट मीन्स इस तरह के कंपाउंड्स में उन्हें स्टार्टिंग में ये लगा था कि ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं है, बट इवेंचुअली ये उसमें आ गई, मिल गई। राइट। नेक्स्ट थिंग, अब स्टेबिलिटी आपको किस तरह से पता लगती है? अगर आप इन्हें हीट करेंगे तो एक होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है और जो हीट ऑफ कंबशन है इन कंपाउंड्स में, वो हमेशा ही बहुत ज्यादा हाई रहती है। राइट, सो इट इज वेरी हाई इन ऑल दीज कंपाउंड। नेक्स्ट थिंग, दे आर ऑलवेज साइक्लिक। साइक्लिक में बेंजीन तो 6 मेंबर्ड है लेकिन 5 मेंबर्ड भी होते हैं एरोमेटिक। ओके, और अगर साइक्लिक है दैट मीन्स रिंग बनेगी, और जो रिंग है वो यूजुअली फ्लैट होती है। फ्लैट रिंग्स जस्ट लाइक दिस, इट इज फ्लैट। अगर ये रिंग ऐसे टिल्टेड होगी तो ये फ्लैट नहीं है। ओके, सो दिस इज फ्लैट। अब लेटर ऑन कुछ मैंने पहले यहाँ पे भी बात की थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की ना, तो धीरे धीरे करके इनमें भी कुछ जो हेट्रोसाइक्लिक, मतलब यहाँ पे मैंने हेट्रो एटम्स की बात की थी ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी इनके अंदर आने लग गए और उनमें भी एरोमेटिसिटी के कुछ एग्जांपल्स दिखने लग गए जो हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट, अब आगे बात करते हैं। दैट मीन्स एरोमेटिसिटी क्या है? ये प्रॉपर्टी है, ये इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलके अगर कोई कंपाउंड पोजेस कर रहा है। तो लास्ट स्लाइड पे हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिसिटी की। ठीक है, अब एरोमेटिसिटी के बाद क्या होगा कि एरोमेटिसिटी को जब डिफाइन कर दिया गया कि जो कंपाउंड इन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को पोजेस करेगा या इन कैरेक्टरिस्टिक, उसे एरोमेटिक कहा जाएगा, या इन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को एरोमेटिसिटी कहा जाता है। ये दो डेफिनेशंस हो गई। अब एरोमेटिसिटी के बेसिस पे कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, जिसे हम करेंगे बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड, जो आपके सिलेबस में मेंशन भी होगा, मोस्टली में सभी के होता है। तो बेंजीनॉइड सिंपल सी बात है कि जिनमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ओके, और नॉन बेंजीनॉइड कौन से होंगे? जिनमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं, उनसे कुछ डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे पायरोल देख सकते हैं हम, 5 मेंबर है इस तरह से। ठीक है, ओके। अब जो लास्ट हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये बोला था कि जो बेंजीन कंपाउंड्स है उनमें एक अनयूजुअल स्टेबिलिटी होती है। अब ये जो अनयूजुअल स्टेबिलिटी है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जो मैंने 4 यहाँ पे मेंशन करी हैं। फर्स्ट इज एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इनके, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप डील कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी की। तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी रॉबिन्सन ने। The theory is given by Robinson in 1925. ओके, सभी को पता है जो कार्बन है उसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो यहाँ पे सभी है कार्बन्स, जो कि अटैच्ड है हाइड्रोजन से। ये नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड।
इस तरह हाइड्रोजन से अटैच्ड है, राइट। ओके, तो दैट मीन्स कि जो कार्बन है उसके 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो बिजी हो जाते हैं सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए। सिग्मा बॉन्ड्स किस किस के साथ बन रहे हैं? 2 कार्बन के साथ बन रहे हैं और एक हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं, जो मैंने ऊपर ड्रॉ करते हुए आपको दिखाया है, राइट। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। टोटल हमारे पास बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6। सो 6 कार्बन मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। अगर किसी में 6 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे क्लोज्ड सेक्सटेट। और रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग यही क्लोज सेक्सटेट था, ठीक है, जो कि स्टेबिलिटी कॉज करता है बेंजीन में। बस ये थ्योरी इतनी ही है। ओके, रेजोनेंस थ्योरी दी गई थी कैकुले ने, उसके बाद इसके एविडेंसेस भी है काफी। यू जस्ट राइट मी डाउन अगर तुम लोग को इसका इन डिटेल चाहिए, पर जो इसके हाइलाइट्स है वो मैं भी बता रही हूँ। तो रेजोनेंस थ्योरी कैकुले ने दी थी। कैकुले ने इस बेंजीन का स्ट्रक्चर भी दिया था, सबको पता ही होगा, राइट। तो जो उसने बोला था कि बेंजीन जो है वो एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर मतलब नॉर्मल शेप है इसकी, हेक्सागन मतलब जिसके 6 कोने होते हैं, दैट इज हेक्सागन, राइट। अब रेजोनेंस हाइब्रिड, अब उसने बोला कि जो बेंजीन है वो 2 स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसे वो उसके 2 रेजोनेंस हाइब्रिड भी मानता था। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब बहुत सिमिलर सिमिलर की चीज है, कभी इस तरह बिहेव करेगा, कभी उस तरह बिहेव करेगा, ये चीज हो जाती है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में उसने क्या कहा था कि जो डबल बॉन्ड बनता है उनका, ठीक है, वो फिक्स नहीं रहता। once it can be between these type of carbons, another it would exist in another these type of carbon, ठीक है। ये दोनों तरह ही स्टेबल है, यानी कि कुछ मतलब बेंजीन कभी इस तरह रहता होगा, कभी उस तरह रहता होगा, ठीक है, और दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इक्वल है। तो ये जो चांसेस है ना डबल बॉन्ड के बहुत तरह बिहेव करने की, इसी की वजह से इसमें आती है स्टेबिलिटी, राइट। इससे नेक्स्ट थ्योरी आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हमेशा याद रखना, जब भी ऑर्बिटल्स की बात होगी तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी, और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपको काफी हद तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कार्बन को देखा जाए तो जब वो बेंजीन में होता है वो यूजुअली sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन के साथ 2 कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो गई तो टोटल 3 एटम्स के साथ बॉन्डिंग है, और उस टाइप की बॉन्डिंग को हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें ऊपर वाली सेम थ्योरी है कि sp2 हाइब्रिडाइज मींस ईच कार्बन विल फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स, और 3 सिग्मा बॉन्ड्स में कौन कौन से बॉन्ड होंगे? 2 कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब होगा इसमें ये कि अदरवाइज जो चीज रह जाती है कार्बन के पास वो रहता है एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, अब देखो जो चीजें, अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रही हूँ, सिंपल हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, उसको अगर मुझे शो करना होगा, मैं उसको बिल्कुल सिंपल शो कर रही हूँ कि ये एक उसने हाइब्रिडाइजेशन शो कर दी, ठीक है, ये दूसरी हाइड्रोजन के साथ कर दी, जो तीसरी कार्बन के साथ कर दी। अब जो चौथा मुझे शो करना था ना अनहाइब्रिडाइज्ड वाला, वो मैं इस कार्बन के ऊपर इस तरह से शो कर रही हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सिर्फ एक कार्बन पे तो होगा नहीं, अभी हर कार्बन पे होगा, क्योंकि टोटल 6 है तो 6 के साथ सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो यानी 6 के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, दूसरे का यहाँ पे, तीसरे का यहाँ पे, चौथे का यहाँ पे, पांचवे का यहाँ पे, छठे का यहाँ पे। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करती है इक्वली, ओवरलैपिंग दिखाएंगे इनमें इस तरह से, ये ओवरलैप कर रही है, ठीक है, नीचे से भी ओवरलैपिंग करती है इस तरह से। याद रखना मैंने ऊपर और नीचे की ओवरलैपिंग अलग अलग की है, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से करना भूल गई, बट दे आर इक्वल। ऊपर भी, रिंग के ऊपर भी ओवरलैपिंग हो रही है, रिंग के नीचे भी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑन अ टोटल देखा जाए तो यहाँ पे
there is a presence of total 6 delocalized pi electrons. ओके, अब ये जो 6 डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, जौन सी चीज फिक्स्ड हो, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड मैंने पर्पल में शो किए हैं, उन्हें लोकलाइज बोलते हैं। जौन सी चीज फिक्स ना हो और क्लाउड की तरह घूमती रहे, उसको डीलोकलाइज बोला जाता है। तो माना ये जाता है कि ये जो डीलोकलाइज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो एनर्जी है, ठीक है, ये जो 3 पेयर ऑफ लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे ज्यादा होती है। ठीक है, और ये एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है, बेंजीन इज स्टेबल और एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्टेबल। द रीजन इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आप लोगों को ये तीनों थ्योरी समझ आ गई होंगी, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम जो थ्योरी डिस्कस करेंगे वो हम इन डिटेल थ्योरी डिस्कस करेंगे, हाक्केल्स थ्योरी, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे आगे जाके डिटेल्स भी हैं, एनालिन्स भी हैं और बाकी सारे कंपाउंड्स भी हैं, राइट। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।